वेलकम टू एजलेसनेस। भारत में एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण के संदिग्ध लक्षण मिले हैं। इस व्यक्ति ने हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण से ग्रस्त एक देश की यात्रा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस व्यक्ति को अस्पताल में अलग से रखा गया है और जांच के लिए उसके नमूने संक्रमण की पुष्टि के लिए भेजे गए हैं। मंकी पॉक्स एक संक्रामक वायरल रोग है जो मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में हो सकता है। लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और एक दाने जो फफोले बन जाते हैं और फिर फूट जाते हैं। मंकी पॉक्स नाम मूल रूप से इसलिए रखा गया क्योंकि इस बीमारी की पहचान सबसे पहले प्रयोगशाला के बंदरों में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवंबर 2022 में घोषणा की कि वह अपने संचार में एम पॉक्स शब्द को अपनाएगा और दूसरों को इन सिफारिशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगस्त 2022 में एम पॉक्स वायरस के उप प्रकारों का नाम बदलकर क्लैड 1 और क्लैड 2 कर दिया गया। मनुष्य किसी जानवर के काटने या खरोंचने या किसी संक्रमित जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ या घाव सामग्री के संपर्क से संक्रमित हो सकता है। वायरस श्वसन संपर्क से या किसी संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से या गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण तक फैल सकता है। चेचक के खिलाफ टीकाकरण को मानव मंकी पॉक्स संक्रमण से बचाने के लिए माना जाता है क्योंकि वे निकट से संबंधित वायरस हैं और टीका जानवरों को प्रायोगिक घातक मंकी पॉक्स चुनौतियों से बचाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की आशंका की रोकथाम के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश के आगरा में आज से राष्ट्रीय समीक्षा कार्यक्रम चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श करना। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, अधिकारी और प्रमुख पक्ष भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य वंचित वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। इस शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। 9 सितंबर से दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। यह कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और उनके समकक्ष अधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की यदि बात करें तो रणनीतिक योजना बनाना, भविष्य के खतरों, चुनौतियों और संघर्षों का अनुमान लगाना तथा उनके प्रति स्वयं को तैयार करना है। भारत कई देशों के साथ अपनी समुद्री और जमीनी सीमा साझा करता है। इसमें से एक बड़ा क्षेत्र लगातार तनावग्रस्त बना रहता है। वहीं सीमा पार आतंकवाद और सीमा पार तस्करी भारत के लिए एक बड़ी चुनौतियां हैं जिससे भारत लगातार जूझता रहता है। इन चुनौतियों से स्वयं को तैयार करने में भी यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर यह कार्यक्रम परिचालन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय को भी बढ़ाएगा। सितंबर 2024 के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से लगभग 10,978 करोड़ रुपए शेयर बाजारों में और 367 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए हैं। यह भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। भारतीय बाजार में मजबूती और अमेरिका में
ब्याज दर में कटौती की उम्मीद के चलते एफपीआई का निवेश बढ़ा है। इसके पूर्व पिछले महीने यानी कि अगस्त में भारतीय शेयरों में निवेश सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए रहा था। अल्जीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल मदजिद तेब्बोने को विजयी घोषित किया गया है। तेब्बोने को राष्ट्रपति चुनाव में 94.7% वोट हासिल हुए हैं। अल्जीरिया अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में स्थित है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है, जो कि अल्जीरिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। अल्जीरिया की सीमाएं ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर और उत्तर में भूमध्य सागर से लगती हैं। अल्जीरिया अफ्रीकी संघ, अरब संगठन और संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य भी है। 11 सितंबर को नई दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन मिलकर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का विषय है विचारशील संचार और टकराव से बचाव। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इस बात पर केंद्रित होगा कि किस प्रकार बौद्ध शिक्षाओं को आधुनिक मीडिया व्यवहारों में शामिल किया जा सके, ताकि वैश्विक संकटों को दूर करने और मीडिया संस्थानों के प्रति भरोसा बढ़ सके। इस सम्मेलन का एक और उद्देश्य यह है कि किस प्रकार पूरे एशिया में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का एक नेटवर्क स्थापित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया के प्रथम सम्मेलन में 12 देशों के बौद्ध पत्रकारों और मीडिया दिग्गजों ने भाग लिया था, जबकि इस वर्ष 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। 8 सितंबर को पैरालंपिक खेलों का भव्य समारोह के साथ समापन हुआ, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते। इन खेलों में पूरे विश्व के 4,400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन ने कहा कि फ्रांस ने भविष्य के पैरालंपिक खेलों के लिए एक मानक स्थापित किया है। अगले पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में होना है। लॉस एंजलिस में ही 2028 में अगले ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय दल ने 2024 के पैरालंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टोक्यो में पिछले पैरालंपिक खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 पदकों से आगे निकलते हुए इस बार भारतीय दल ने कुल 29 पदकों पर कब्जा किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अमेरिकी ओपन टेनिस में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिज को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। वे अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जेनिक सिनर इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीत चुके हैं। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।